जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं निरंजन और आप लोग देख रहे हैं इनके सिंघानिया यूट्यूब चैनल। तो आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को दिल से नमस्कार। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं रेलवे सम्मान विज्ञान का प्रैक्टिस सेट इसके झा सर का, जिनमें से 6 सेट पहले ही कंप्लीट हो गया है। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेट नंबर 7, जिसका हर एक क्वेश्चंस को पूरे विस्तार से संपूर्ण विश्लेषण के साथ आपको हम बताने वाले हैं। और विशेष रूप से न्यूमेरिकल को तो एकदम पूरे विस्तार से स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा एक्सप्लेन करके एकदम बच्चे जैसा आपको मैं समझाने वाला हूं। तो आप लोग इस पूरा कंप्लीट वीडियो को एकदम वॉच करिएगा। और मैं बात कर लूँ पीडीएफ फाइल का, तो पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगा बिल्कुल फ्री टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का लिंक मैं डाल दिया हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से चेक आप करके टेलीग्राम ज्वाइन हो जाइए और वहाँ से पीडीएफ को बिल्कुल फ्री वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए मेरे दोस्त। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने के पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने सारे मित्रों में शेयर भी कर दीजिएगा। और आपको ये सेशन हमारा अच्छा लग रहा है तो मेरे दोस्त इस वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम लोग आ गए हैं नंबर 1 क्वेश्चंस पर। देखिए नंबर 1 क्वेश्चंस क्या हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चंस बहुत बार आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम में रिपीट हुआ है। तो एकदम वीवीआई प्रश्न ये हैं, तो इस प्रश्न को एकदम अपने माइंड में यहाँ पे डालिएगा। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए प्रश्न कह रहा है ना कि घूर्णन गति करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है तो मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या मामला यहाँ पर है। देखिए मामला यहाँ पर ये है ना कि कोई मेज है, वह जैसे मान लीजिए कि यह मेज है और यह मेज अपने अक्ष पर एकदम घूम रहा है। अब देखिए ये अपने अक्ष पर एकदम यहाँ पे घूम रहा है तो अचानक एक आकर बच्चा यहाँ पे बैठ जाता है तो इस मेज का जो कोणीय जो वेग होगा उस पर क्या इफ़ेक्ट होगा, कम होगा कि बढ़ेगा कि उतना ही होगा कि कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो जी देखिए ना, ये तो यहाँ पे कॉमन सेंस की बात है कि जब कोई मेज मान लो अपने अक्ष पर घूर्णन कर रहा है और उस पर कोई भी चीज़ उस पर रखा जाएगा या कोई आकर यहाँ पे बैठेगा तो हमारा कॉमन सेंस कहता है कि जो इस मेज का जो स्पीड होगा वह कम हो जाएगा, यानी कि जो कोणीय वेग होगा वह जी क्या होगा, तो वह कम होगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो उत्तर यहाँ पे होने वाला है वह उत्तर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कम हो जाएगा। अब देखिए यही कहता है कोणीय संवेग का संरक्षण सिद्धांत। अब देखिए क्या कहता है कि यदि कोई वस्तु अपने अक्ष पर घूमती है तो उस वस्तु पर जब तक कोई बाह्य बल न लगाया जाए तब तक वह वस्तु का कोणीय वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि उस वस्तु का जो कोणीय वेग होता है वह एकदम संरक्षित होता है, एकदम अपरिवर्तित वहाँ पे होता है। तो यही भी कहता है यहाँ पर कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। तो एकदम आपको हमेशा यहाँ से ध्यान रखना है कि जब भी कोई वस्तु अपने अक्ष पर घूर्णन करती है तो उस वस्तु का जो कोणीय वेग होगा वह कब तक अपरिवर्तित होगा, जब तक उस वस्तु पर कोई बाह्य बल न आरोपित किया जाए। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो उत्तर यहाँ पे होने वाला है ऑप्शन ए होगा, यानी कि कम हो जाएगा। ठीक है, देखिए खासकर तो इस प्रश्न को तो हम लोग कॉमन सेंस से भी यहाँ पे मार सकते हैं, लेकिन आपको एक्स्ट्रा बातें भी यहाँ पे हम बता दिए हैं। आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है कि भारहीनता होती है, भारहीनता होती है। अब देखिए भारहीनता का मतलब ये हुआ ना कि मतलब किस स्थिति में या कहाँ पर जो भार होता है वह 0 होता है, यानी कि भार कुछ नहीं होता है। तो देखिए हम लोग बचपन से जानते हैं कि जब गुरुत्वाकर्षण बल का मान जब 0 हो जाता है तो जो भार होता है वह क्या होता है, 0 हो जाता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल ही भार होता है। तो जी देखिए ना यहाँ पे ऑप्शन ए तो सही हमको यहाँ पर लग रहा है। ऑप्शन ए में यहाँ पर क्या बोला है कि गुरुत्वाकर्षण की 0 स्थिति में, बिल्कुल जब गुरुत्वाकर्षण का मान जब 0 होता है तो भार
साफ नहीं होता है, भार भी शून्य हो जाता है। अब देखिए अगला पॉइंट यहाँ पे कहा गया है ऑप्शन बी कि पृथ्वी के केंद्र पर। अब देखिए दोस्त मैं बता दूं कि जो गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है ना, पृथ्वी के केंद्र पर और उसके साथ साथ निर्वात में गुरुत्वाकर्षण बल का मान 0 होता है। तो इसलिए 3 स्थिति में आपको ध्यान रखना है कि गुरुत्वाकर्षण का मान यहाँ पे 0 होता है। एक तो पृथ्वी के केंद्र पर, एक निर्वात की स्थिति में, और एक गुरुत्वाकर्षण की शून्य की स्थिति में जो भारहीनता हो जाती है यहाँ पर। तो इस प्रकार से देखिए इस प्रश्न का जो यहाँ पे उत्तर होने वाला है ऑप्शन डी होगा, यानी कि इनमें से सभी, यानी कि यह तीनों कंडीशन में जो भार यहाँ पे हीनता होती है। देखिए दोस्त अब मैं आता हूँ नंबर 3 प्रश्न पर। नंबर 3 प्रश्न क्या कह रहा है कि वेट स्टोन ब्रेड्स से क्या मापा जाता है। अब देखिए ऑप्शन में यहाँ पर दिया गया है विद्युत धारा, विभवांतर और विभव। देखिए इसके द्वारा प्रतिरोध का मापन किया जाता है। एकदम आपको ध्यान रखना है कि इसके माध्यम से प्रतिरोध का मापन होता है। अब देखिए मैं आपसे पूछ दूं कि विद्युत धारा का मापन किससे होता है, तो विद्युत धारा का मापन आमीटर से होता है। आमीटर से विद्युत धारा का मापन होता है। अब देखिए इसके अलावा विभवांतर का मापन, तो विभवांतर का जो मापन होता है पोटेंशियल मीटर से विभवांतर का मापन होता है। अब देखिए मैं आपसे पूछ दूं कि विभव का मापन किससे होता है, तो विभव का मापन होता है वोल्ट मीटर से। तो आपको ये पूरा पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना है। आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न नंबर यहाँ पर 4 नंबर बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए प्रश्न में यहाँ पे क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वस्तु पर लागू संतुलित बल का प्रभाव है। अब देखिए इस प्रश्न का मतलब ये हुआ कि किसी वस्तु पर जब संतुलित जब बल लगता है तो उसका प्रभाव यहाँ पर क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है कि एक वस्तु की आकृति में परिवर्तन, एक वस्तु की स्थिर अवस्था में परिवर्तन, एक वस्तु की गति दिशा में परिवर्तन और एक वस्तु की गति में परिवर्तन। अब देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर समझना होगा कि संतुलित बल और असंतुलित बल क्या होता है। देखिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, तब आपको ये प्रश्न यहाँ पे समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा कोई वस्तु है और ये भी हमारा कोई वस्तु है। ये मान लो कि ए वस्तु है और ये मान लो कि बी वस्तु है। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ ना कि इस वस्तु पर ध्यान से यहाँ पे आप समझेंगे, इस वस्तु पर इस दिशा में 5 न्यूटन का बल लगा रहा हूँ और इसी वस्तु को इस दिशा से 5 न्यूटन का बल लगा रहा हूँ। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस वस्तु पर इस दिशा में हम यहाँ पे 10 न्यूटन का बल लगा रहा हूँ और इसी वस्तु पर इस दिशा में यहाँ पे हम 15 न्यूटन का बल लगा रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि इस वस्तु पर ना इस दिशा में 5 न्यूटन का और इस दिशा में 5 न्यूटन का, यानी कि देखिए इस वस्तु पर दोनों दिशा में समान बल यहाँ पर लग रहा है, यानी कि नेट बल का जो मान यहाँ पे होगा क्या होगा, 0 होगा। यानी कि इस वस्तु के स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि यह वस्तु पर जो बल लग रहा है वह एक प्रकार का संतुलित बल लग रहा है। तो अब आपको ध्यान रखना है कि संतुलित बल में क्या होता है कि दोनों दिशा में एकदम समान बल लगता है और वस्तु के स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात उसके जो मतलब वस्तु गतिज भी यहाँ पे नहीं होती हैं। आपको ये भी पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना है। लेकिन वस्तु की आकृति में परिवर्तन हो जाता है। अब देखिए कॉमन सेंस का बात है कि इधर से हम सेम बल लगाएंगे, इधर से हम सेम बल लगाएंगे तो वस्तु की आकृति में एकदम परिवर्तन यहाँ पे हो जाता है। तो यही पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि संतुलित बल में क्या होता है कि एक इफेक्ट यहाँ पे होता है कि वस्तु की जो आकृति होती है ना उसके आकृति में परिवर्तन हो जाता है संतुलित बल के कंडीशन में। लेकिन अब देखिए इसमें यहाँ पे क्या हो रहा है, इस केस में यहाँ पे क्या हो रहा है ना, देखिए इस केस में क्या हो रहा है कि इधर से 10 का बल यहाँ पर लग रहा है और इधर से 15 का बल लग रहा है। अब देखिए यहाँ पर ना दोनों डायरेक्शन से समान बल यहाँ पे नहीं लग रहा है। अब देखिए क्या होगा कि इधर से अधिक बल लग रहा है तो वस्तु क्या होगी, इस और यहाँ पे सर्कुलेट होगी, यानी कि वस्तु इस दिशा में मोशन में होगी, यानी कि वस्तु का इस दिशा में उसके स्थिति में परिवर्तन होगा।
तो देखिए वैसा बल जिसके माध्यम से वस्तु के स्थिति में यानी कि स्थान में परिवर्तन हो तो उसे असंतुलित बल कहते हैं, और जिसके स्थान में परिवर्तन ना हो तो उसे हम लोग संतुलित बल के नाम से जानते हैं। अब देखिए आपको ध्यान रखना है कि असंतुलित बल में ना वस्तु के आकृति में कोई चेंजिंग नहीं होता है, लेकिन इसके स्थिति में बदलाव होता है, यानी कि वस्तु में गति आ जाता है। लेकिन संतुलित बल में क्या होता है कि वस्तु की आकृति में चेंजिंग होता है, लेकिन वस्तु के स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात वस्तु की जो गति अवस्था होती है उसमें मतलब किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ से स्पष्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न में क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वस्तु पर लागू संतुलित बल का प्रभाव है। तो मैं आपसे क्या कहा था कि संतुलित जो बल में क्या होता है कि वस्तु की आकृति में परिवर्तन हो जाता है। तो देखिए ना ऑप्शन ए में यहाँ पे दिया गया है कि एक वस्तु की आकृति में परिवर्तन, तो बिल्कुल यही हमारे यहाँ पे सही होगा, ठीक है ना। तो आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे नंबर 5 नंबर है। देखिए 5 नंबर जो प्रश्न है एकदम VBI प्रश्न है, इसको डाल लो VBI। देखो ये प्रश्न तो आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम में बहुत शिफ्टों में एकदम सेम डाटा के साथ मेरे दोस्त ये प्रश्न रिपीट हुआ है, तो इस प्रश्न को आप एकदम ध्यान से समझेंगे। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, पहली बार देखिए प्रश्न जो है ना, ये प्रश्न कह रहा है कि प्रतिदिन 8 घंटे के लिए 60 वाट के इलेक्ट्रिक बल का उपयोग किया जाता है, तो बल द्वारा एक दिन में खपत की गई ऊर्जा की इकाई यानी कि यूनिट में गणना कीजिए। अब देखिए हर एक एग्जाम में ना यूनिट पूछ देता है कि इतने घंटे यूज करते हैं और इतने वाट की बल्ब है, तो बताएं कि एक दिन में या मतलब कुछ टाइम यहाँ पे देता है कि उतना दिन में कितना यूनिट यहाँ पे खर्च होगा। तो देखिए मेरे दोस्त ऐसा न्यूमेरिकल जब भी जीवन में आए और आपको सीधे यूनिट पूछ दे कि कितना यूनिट खपत हुआ है, यानी कि यूनिट का संख्या निकालना होना, तो बस आपको एक फार्मूला बस आपको ध्यान रखना है। यदि आपको वह फार्मूला याद है ना, तो ऐसा प्रश्न एकदम आप चुटकी में उड़ा सकते हैं। तो देखिए ना फार्मूला क्या है। देखिए फार्मूला क्या होता है, यूनिट बराबर, आपको ध्यान रखना है कि यूनिट बराबर जो फार्मूला होता है कुल है शक्ति, कुल है शक्ति गुना कुल है समय बटा में 1000 होता है। बस इसी फार्मूला पर बस आप मान यहाँ से पुट आउट कर दो और क्वेश्चंस का उत्तर यहाँ पे आ जाएगा मेरे दोस्त। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, देखिए ना कुल शक्ति यहाँ पे क्या दिया गया है, देखिए ना कुल शक्ति जो है ना यहाँ पे दिया गया है मेरे दोस्त 60 वाट दिया गया है। अब देखिए कुल टाइम क्या दिया गया है, बोला गया है कि प्रतिदिन 8 घंटे यूज कर रहे हैं और एक दिन में मतलब निकालना है कि एक दिन में कितना यूनिट खर्च हो रहा है। तो हम एक से यहाँ पे गुना कर दिए और बटा में मैं यहाँ पे कर दिया हूँ 1000। बस अब इसके बाद यहाँ से आप मारा पीटी यहाँ से कर लीजिए। मारा पीटी करने आपको तो आता हल ही है यहाँ से। अब देखिए तो मारा पीटी यहाँ से करने के बाद यहाँ पे आपका आएगा 480 बटा में 1000 आएगा जी ना। अब देखिए सुना से सुना यहाँ पे कटा, तो ये डायरेक्ट यहाँ से हमारा जो यहाँ पे आंसर आने वाला है आपका 0.48 यहाँ पे यूनिट यहाँ पे आएगा, जो यही इसका उत्तर यहाँ पे होने वाला है। तो दोस्त देखिए जीवन में जब भी आपको ना यूनिट निकालना हो तो बस आपको यही फार्मूला ध्यान रखना है कि कुल शक्ति गुना कुल समय बटा में 1000 होता है। बस इसमें मान पुट करो और उत्तर आपका सेकेंडों में यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका उत्तर होने वाला है इस प्रश्न का ऑप्शन सी होगा, यानी कि 0.48 इकाई यहाँ पे होने वाला है। अब देखिए आता हूँ अगला प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न नंबर 6। देखिए बहुत इजी प्रश्न है ये प्रश्न तो बच्चा यहाँ पे हल कर देगा। अब देखिए प्रश्न यहाँ पे क्या बोला है ना कि 4.6 किलोवाट घंटा बराबर वाट, यानी कि देखिए इसका मान निकालना है। देखिए हम लोग जी देखिए बचपन से जानते हैं कि 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है, 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल होता है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है ना कि 1 किलोवाट नहीं 4.6 किलोवाट, तो बस आपको यहाँ पे क्या करना है, बस वही बच्चा वाला प्रश्न है
4.6 में बस गुना कर दो, 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल से। अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ पे ना गुन्ना मुन्ना यहाँ पे करने के बाद यहाँ पे जो आने वाला है उत्तर वह आएगा 16.56 गुना 10 के पावर 6 जूल, और यही आपके यहाँ पे उत्तर होने वाला है। देखिए ना आपके ऑप्शन में बी दिया गया है, तो बी इसका यहाँ पे उत्तर होने वाला है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर डायरेक्ट में यहाँ से निकाल दिया हूँ। अब देखिए मैं आगे आता हूँ अगला प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न क्या है, 7 नंबर। देखिए 7 नंबर तो एकदम इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये भी प्रश्न एकदम VVI एकदम डाल लो। ये प्रश्न तो एक बहुत शिफ्टों में ये प्रश्न रिपीट होता है। देखो सेम डाटा के साथ एकदम सेम प्रश्न रिपीट हुआ है बहुत शिफ्टों में। देखिए प्रश्न क्या बोला ना कि पोटेशियम क्लोराइड के 0.5 मोल में कितने अणु होते हैं। अब देखिए यदि आपको किसी भी एलिमेंट का मोल दे और आपसे पूछ दे कि कितना अणु होता है, तो बस आपको कुछ नहीं करना है। आपको एक मैं फंदा में बोल रहा हूँ, वह फंदा आप सीख गए ना, तो ऐसा प्रश्न तो आप चुटकी में यहाँ पे हल कर देंगे। देखिए फंदा क्या है आपको मैं समझा रहा हूँ। देखिए हम लोग जानते हैं जी बचपन से कि एक मोल में ना क्या होता है, एक मोल में क्या होता है, तो 0.622 गुना 10 के पावर 23 अणु या परमाणु या आयन होता है। ये तो बच्चा यहाँ पे जानता है बस, तो आपको कुछ नहीं करना। देखिए हमसे यहाँ पे क्या पूछा है कि 0.5 मोल में कितना अणु हो गए, तो कुछ नहीं करना है। 0.5 में बस गुना कर दो, 6.022 गुना 10 के पावर 23, ठीक है ना। अब देखिए जब मैं गुना करूँगा यहाँ से, तो गुना करने के बाद मेरे दोस्त यहाँ पे आने वाला है 3.01 गुना 10 के पावर 23 अणु। तो यही इसका उत्तर होगा। देखिए आप एकदम माइंड में डाल लीजिए जी, जीवन में जब भी आपको किसी भी एलिमेंट का या किसी भी कंपाउंड का उसका मोल का संख्या दे और आपसे पूछे कि कितना अणु होगा या कितना परमाणु होगा या कितना आयन होगा, तो बस आपको इसी से गुना करना है। 6.022 गुना 10 के पावर 23। या देखिए इसी को जी हमने कहते हैं अवोगाद्रो संख्या। तो बस आपको ध्यान रखना है। ओके, आपको प्रश्न बुझा गया होगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न क्या है, 8 नंबर। 8 नंबर भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है, यदि पीला प्रकाश उत्सर्जित कर रहा एक तारा पृथ्वी की ओर त्वरित होता है, तो पृथ्वी से देखने पर इसका रंग मतलब क्या होगा। अब देखिए इसको ऑप्शन के हिसाब से आपको मारना है कि धीरे धीरे लाल हो जाएगा। ऑप्शन बी दिया है धीरे धीरे बैंगनी हो जाएगा। ऑप्शन सी दिया है परिवर्तित नहीं होगा। ऑप्शन डी दिया है चमकदार पीला हो जाएगा। अब देखिए एक छोटा सा कंसेप्ट होता है, उस कंसेप्ट को आपको ध्यान रखना है। देखिए यदि कोई तारा हो या कोई ग्रह हो, यदि वह पृथ्वी के नज़दीक आएगा तो देखो क्या होता है ना, उस ग्रह के द्वारा जो प्रकाश होता है वह प्रकाश बैंगनी रंग में धीरे धीरे परिवर्तित होने लगता है। आपको मैं ध्यान रखना यहाँ पर दोस्त, मैं क्या बोला कि यदि कोई तारा या ग्रह मतलब किसी भी रंग का प्रकाश का वह मतलब उत्सर्जन करता हो, वह पृथ्वी के पास आता है ना, तो उसका जो प्रकाश होता है बैंगनी रंग में परिवर्तित होने लगता है। इसके उल्टा जब वह तारा या ग्रह पृथ्वी से दूर जाता है, पृथ्वी से दूर जाता है, तो उसका जो प्रकाश का जो रंग होता है ना, वह लाल रंग में परिवर्तित होने लगता है धीरे धीरे। बस आपको ध्यान रखना है, जब वह पास में आएगा तो बैंगनी रंग में, जब वह दूर में जाएगा तो लाल रंग में। तो बैंगनी लाल के यहाँ पे कॉम्बिनेशन होता है, जब पास आइबा तो बैंगनी हो जाइबा, जब दूर जाइबा तो लाल हो जाइबा। तो बस आपको इसी कंसेप्ट को यहाँ पे ध्यान रखना है। ये कंसेप्ट आपको याद है ना, तो ऐसा प्रश्न तो आप चुटकी बजाकर यहाँ पे हल कर देंगे। देखिए ना जी यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि यदि पीला प्रकाश उत्सर्जित कर रहा एक तारा पृथ्वी की ओर
त्वरित होता है, यानी कि पृथ्वी की ओर आता है। तो पृथ्वी से देखने पर इसका रंग जी क्या होगा, यदि पृथ्वी के पास आएगा तो मैं आपसे क्या कहा था कि उसका जो रंग होता है बैगनी रंग हो जाता है धीरे धीरे। तो इसका उत्तर क्या होने वाला है मेरे बंधु यहाँ पे, तो ऑप्शन बी होने वाला है, धीरे धीरे बैगनी हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। ओके, आपको ये कंसेप्ट यहाँ पे समझ में आ गया होगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है 9 नंबर, बोला है कि सेक्स 10 का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए प्रश्न बहुत अच्छा है। प्रश्न बोला है कि सेक्स टेंट का प्रयोग किया जाता है पहाड़ों के क्षेत्रफल मापन में, पहाड़ की चौड़ाई मापन में, दो वस्तुओं के बीच के कोण के मापन में और भवन के आयतन के मापन में। देखिए दोस्त, आपको इस प्रश्न को डायरेक्ट यहाँ पे याद रखना होगा कि सेक्स टेंट का यूज किया जाता है दो वस्तुओं के बीच के जो एंगल होता है, जो कोण होता है, उसके मापन के लिए इसका यूज करते हैं। अब देखिए इसी से लिंकेड एक दो पॉइंट और आपको यहाँ पे जान लेना है कि पहाड़ों का जो ऊंचाई होता है ना, पहाड़ों की ऊंचाई का जो मापन करते हैं उसे करते हैं अल्टीमीटर से। अल्टीमीटर से पहाड़ों की ऊंचाई का मापन किया जाता है। अब देखिए इसके अलावा एक और पॉइंट यहाँ से आपको जाना है कि जल का जो डेंसिटी होता है उसको हाइड्रोमीटर से मापते हैं, लेकिन जल की जो आर्द्रता होता है उसको हम हाइग्रोमीटर से मापते हैं। तो ये सारा पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए इसके आगे आता हूँ 10 नंबर प्रश्न। देखिए 10 नंबर प्रश्न भी ना ये तुल्यांकी भार वाला यदि प्रश्न बहुत रिपीट करता है, बस आपको ये तुल्यांकी भार का बस फार्मूला आपको याद होना, तो ऐसा नंबरिकल तो आप चुटकी में एकदम सेकेंडों में जुबान से यहाँ पे हल कर देंगे। देखिए जी, अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पर। प्रश्न कह रहा है ना कि यदि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र H2SO4 है तथा भास्मिकता 2 है तो अम्ल का तुल्यांकी भार होगा। अब देखिए दोस्त, सबसे पहले आपको ना तुल्यांकी भार का फार्मूला आपको ध्यान होना चाहिए। देखिए तुल्यांकी भार का फार्मूला क्या होता है। तुल्यांकी जो भार होता है इसका जो फार्मूला होता है, इसका फार्मूला मेरे दोस्त जो होता है वह है अणु भार बटा में संयोजकता या अम्लीयता या क्षारीयता होता है। अब देखिए तीनों में से कोई दे तो नीचे यहाँ से मैं पुट में कर सकता हूँ। अब देखिए इस प्रश्न में क्या दिया है, सल्फ्यूरिक अम्ल के यहाँ से बात कर रहा है तो सल्फ्यूरिक अम्ल का हम अणु भार यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है सल्फ्यूरिक अम्ल का भास्मिकता यानी कि क्षारीयता यहाँ पे दिया गया है, तो बस उससे हमें यहाँ पे भाग करना है। बस इसी फार्मूला को आपको एकदम दिमाग में डाल लेना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है, तो दी गई पदार्थ का अणु भार और बटा में दी गई पदार्थ का संयोजकता दिया हो तो ठीक है, या न दिया हो तो अम्लीयता दिया हो तब भी चलेगा, ये न दिया हो तो क्षारीयता दिया हो तब भी चलेगा, ठीक है ना। तो मतलब तीनों में से कोई एक दिया हो तो आपको यहाँ से पुटिंग करना है। अब देखिए आता हूँ मैं इस पे मैं यहाँ से पुटिंग कर रहा हूँ। देखिए अब देखिए यहाँ पे बात हो रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल का, तो देखिए ना सल्फ्यूरिक अम्ल का सबसे पहले हमें यहाँ से फाइंड करना है कि इसका अणु भार कितना होता है। बस तो कर लो, यहाँ पे जोड़ लो। तो देखो सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4 का जो अणु भार होता है वो 98 होता है। आप इसको निकाल लेंगे, ठीक है ना, काउंटिंग करके बहुत ईजी होता है। अब देखिए इसके अलावा इस प्रश्न में भास्मिकता दिया है 2 दिया है, तो बस इससे भाग कर दो। तो अब देखिए भाग करने के बाद यहाँ पे कितना आएगा, 49 आएगा। बस यही इसका उत्तर होता है। तो देखिए जी, तुल्यांकी भार वाला प्रश्न बहुत इजी होता है, कोई हार्ड नहीं होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से कुछ भी प्रश्न आए तुल्यांकी भार का तो आप चुटकी में आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है ऑप्शन बी होने वाला है, यानी कि 49 होने वाला है। ओके दोस्त,
अब मैं आता हूँ 11 नंबर प्रश्न पर। देखिए ये प्रश्न तो एकदम एकदम वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम में बहुत शिफ्टों में रिपीट हुआ है, एकदम सेम डाटा के साथ। देखिए प्रश्न क्या बोला है, इस प्रश्न को आपको मैं अच्छी प्रकार से मैं समझाऊंगा। देखिए प्रश्न बहुत इजी हार्ड नहीं है, बस आपको हल्का सा थ्योरी इसके यहाँ पे जानना होगा। देखिए प्रश्न क्या बोला है ना कि किसी गैस का 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर आयतन 300 मिली है और दाब को स्थिर रखते हुए उस गैस का तापक्रम 127 सेंटीग्रेड कर दिया जाता है, तो गैस का आयतन क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे ना 2 पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि किसी गैस का 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसका आयतन 300 मिली हो रहा है, ठीक है ना। तो हमसे पूछ रहा है ना कि 127 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर उस गैस का आयतन क्या होगा। तो देखिए इसको मैं समझाने के लिए हल्का सा मैं कॉपी का मैं यूज करूँगा, तो आपको मैं लेके चलता हूँ कॉपी पर। देखिए दोस्त, सबसे पहले इस प्रश्न में दिया गया है T1 यानी कि तापमान दिया गया है 27 सेंटीग्रेड। अब देखिए इसको मैं क्या किया हूँ ना, केल्विन में मैं यहाँ से कन्वर्ट कर लिया हूँ, यानी कि 27 में 273 यहाँ से मैं ऐड कर लिया हूँ, तो ये हमारा हो गया है 300 केल्विन यहाँ पे हो गया। अब देखिए 300 केल्विन पर ना जो गैस का जो आयतन है यानी कि जो V1 है वह 300 मिली हो रहा है, ठीक है ना। अब देखिए अगले पार्ट में यहाँ पे क्या दिया है, यानी कि T2 127 सेंटीग्रेड दिया गया है, तो इसको मैं केल्विन में कन्वर्ट किया हूँ, तो ये हो गया है 400 केल्विन हो गया है। तो हमसे पूछ रहा है कि इतने तापमान पर इसका आयतन यानी कि V2 का मान हमसे पूछ रहा है। बस अब देखिए एक बच्चा वाला एक फार्मूला होता है, बस आपको ध्यान रखना इसी को, V1 बटा में V2 बराबर T1 बटा में T2 होता है। बस आपको इसी पर इसको पुट कर देना है, प्रश्न बन गया मेरे दोस्त। देखिए ना मैं यहाँ से पुट कर दिया हूँ, V1 दिया है 300 मिली और V2 का V2 यहाँ से हो गया। अब देखिए T1 दिया है 300 केल्विन दिया है और T2 दिया है 400 दिया है, तो केल्विन केल्विन यहाँ से कट गया। अब देखिए मतलब मारा पीटी करने के बाद डायरेक्ट यहाँ से जो V2 यहाँ से हमारा आ गया वह 400 मिली आ गया। तो देखिए इस प्रकार से ना जब भी आपको मेरे दोस्त न्यूमेरिकल दे तो आपको ऐसे ही यहाँ पे हल करना है। तो देखिए ना आपका जो यहाँ पे जो उत्तर होने वाला है 11 का जी क्या होगा, तो ऑप्शन बी होगा, यानी कि 400 मिली होगा मेरे दोस्त। ओके, तो आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न क्या है, 12 नंबर प्रश्न। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न ये भी है, और देखिए इस प्रश्न में बहुत बच्चे कंफ्यूज भी यहाँ पे हो जाते हैं, तो इस प्रश्न को मैं अच्छी प्रकार से मैं समझा रहा हूँ। देखिए प्रश्न क्या बोला है ना, नहर के पुल पर एक सड़क 60 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त के चाप के रूप में है। ओके, उस महत्तम चाल की गणना करें जिसमें एक मोटर गाड़ी पुल की सड़क से सुरक्षित गुजर जाएगी। अब देखिए इस प्रश्न में पहला लाइन यहाँ पे क्या दिया गया है, अच्छी प्रकार से आपको समझना है, हल्का से मैं टाइम में लूँगा इस प्रश्न के लिए। नहर के पुल पर एक सड़क 60 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त के चाप के रूप में है। जैसे मान लीजिए, जैसे दोस्त मान लीजिए कि ये हमारा कोई नहर है, ठीक है ना, ये कोई हमारा नहर है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है ना, यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पर एक रोड बनाया गया है, एक पुल है, एक पुल है, ऐसे मान लीजिए कि ऐसे यहाँ पे कोई पुल है ऐसे यहाँ पर, ठीक है ना। इस पुल पर एक रोड है, जो रोड है ये चाप के आकार में। अब देखिए चाप में कैसा मैं कर रहा हूँ, ये देखिए चाप के आकार में ये पुल है। अब देखिए ये इसका रेडियस हो गया, ठीक है ना, चाप के आकार में ये पुल यहाँ पर है। अब देखिए इसी पुल को ना हमें पार करना है, तो पार करने के लिए महत्तम ऊंचाई क्या होगा। अब देखिए इसका रेडियस यहाँ पे दिया गया है 60 मीटर दिया गया है, यानी कि ये 60 मीटर है और ये भी 60 मीटर है, ठीक है ना। तो यही हमें निकालना है। देखिए ये पूरा ये सर्किल हो गया और ये सर्किल का 2 ये रेडियस हो गया और ये आपका यहाँ से चाप हो गया, ठीक है ना। मैथ में हल्का फुल्का आप जानते होंगे, तो इसको आप अच्छी प्रकार से यहाँ पे समझ जाएंगे। तो देखिए एक फार्मूला होता है महत्तम ऊंचाई निकालने के लिए। अब देखिए फार्मूला क्या होता है, हल्का से मैं बता रहा हूँ। देखिए ना जो महत्तम चाल का इस कंडीशन में जो फार्मूला होता है ना, वह फार्मूला होता है V बराबर रूट अंडर
आर इंटू जी इंटू tan थीटा होता है। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जो आर है, आर क्या है, तो आर रेडियस है, तो आर यहाँ पे दिया गया है 60, तो 60 में पुट कर लिया। अब देखिए जी का मान एक्चुअली 9.8 होता है, लेकिन हम यहाँ पे यूज करेंगे 10, यहाँ पे यूज करेंगे कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, तो मैं यहाँ से 10 पुट कर लिया। अब देखिए थीटा का मान यहाँ पर क्या होगा, तो देखिए इस कंडीशन में ना जो थीटा बन रहा है वह 45 के यहाँ से बनेगा, 45 का एंगल होगा, तो tan 45 का जो मान यहाँ पे होगा वह 1 होता है, तो 1 में यहाँ से पुटिंग कर लिया हूँ। अब देखिए इसके आगे यहाँ पे करने होने के बाद ये हमारा आएगा 600 आएगा, तो मैं डायरेक्ट आगे में लिखूँ तो यहाँ पे हमारा हो गया 600, और इसको मैं लिखना चाहूँ तो ये हमारा आएगा रूट में 6 गुना रूट में 100 आएगा। अब देखिए एक्चुअली रूट 6 का जो वैल्यू होता है वह 2.44 होता है, और देखिए ये 100 का तो वर्गमूल 10 होता है। अब आप गुना होना यहाँ पे करने के बाद ये आएगा 24.4 मीटर प्रति सेकंड मेरे दोस्त यहाँ पे आने वाला है। तो इस प्रकार से देखिए इस कंडीशन में जब भी आपको महत्तम स्पीड पूछे तो बस आपको यही फार्मूला यहाँ से लगाना है, रूट अंडर आर जी tan थीटा। ओके दोस्त, आपको समझ में आ गया होगा। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है, उत्तर क्या होगा, तो उत्तर इसके यहाँ पे होने वाला है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका उत्तर होगा 24.3 मीटर प्रति सेकेंड, यहाँ पे इसका उत्तर यहाँ पे होने वाला है। अप्रॉक्स में मारेंगे इसको हम। ओके, आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न क्या यहाँ पर है, नंबर 13। देखिए ये भी अच्छा प्रश्न है। क्या बोला है, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है, तो इस प्रवृत्ति की समानता रखता है। अब देखिए जो हाइड्रोजन है ना वह एक इलेक्ट्रॉन को अपने ग्रहण करके वह हीलियम बन जाता है। तो जी देखिए हीलियम की प्रवृत्ति क्या है, तो हीलियम भाई अकेली गैस होती है, ये तो कॉमन सेंस का बात है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला जी क्या होगा, तो ऑप्शन बी होगा, यानी कि अकेली गैस से होगा। ओके, आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न क्या है ना, अगला प्रश्न नंबर यहाँ पे 14। देखिए प्रश्न क्या बोला है, ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान 32 ग्राम है, ऑक्सीजन का घनत्व 1.429 जी प्रति सीसी है, तो ऑक्सीजन का आणविक आयतन क्या होगा। अब देखिए दोस्त इसमें ये सब ना डाटा वाटा यहाँ पे ना देकर आपको फंसा दिया है, ठीक है ना। ऐसा डाटा वाटा यहाँ पे काम नहीं करना है, बस आपको एक ही कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है, बस वो दिमाग में आपका अटैच हो गया ना तो वैसा आप क्वेश्चंस को बस जुबान से यहाँ पे हल कर देंगे। अब देखिए वे कंसेप्ट क्या हो, देखिए किसी भी एलिमेंट के एक मोल में, किसी भी एलिमेंट के एक मोल में 6.022 गुना 10⁻23 अणु परमाणु आयन होते हैं, या उसका आणविक जो आयतन होता है 22.4 लीटर होता है। बस आपको इस लाइन को ध्यान रखना है। मैं क्या बोला, मैं फिर से बोल रहा हूँ, किसी भी एलिमेंट के एक मोल में 6.022 गुना 10⁻23 अणु परमाणु आयन होते हैं, या उसका आणविक जो आयतन होता है 22.4 लीटर होता है। बस आपको ध्यान यहाँ पर रखना है। देखिए तो इसी कंसेप्ट से ये बन जाएगा। देखिए ऑक्सीजन के यहाँ पर एक मोल का बात हो रहा है, यानी कि 32 ग्राम यहाँ पे दिया गया है, तो एक मोल का बात हो रहा है, यानी कि O2 के यहाँ से बात हो रहा है, बस कुछ नहीं यहाँ से। तो जी देखिए ना यहाँ पर देखिए, तो इसमें जो आणविक जो आयतन होगा जी यहाँ पे क्या होगा, तो 22.4 लीटर यहाँ पे होगा, तो यही इसका उत्तर होगा यहाँ पे, ठीक है। देखिए तो ये एकदम हर एक एलिमेंट के लिए फिक्स होता है, 22.4 लीटर ही यहाँ पे होता है। ओके, आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है, 15 नंबर प्रश्न। देखिए प्रश्न बोला है, न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या डैश, यानी कि परमाणु की द्रव्यमान संख्या डैश सदा उससे परमाणु क्रमांक से कम होता है, सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होता है, सदा उसके परमाणु क्रमांक के बराबर होता है, और सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक और कभी उसके बराबर होता है। अब देखिए मेरे दोस्त, पहली बात आराम से, यह जो क्वेश्चन है ना RRB ग्रुप डी एग्जाम में एकदम छीछा लेदर यहाँ पे
कर दिया है। यह प्रश्न बहुत शिफ्टों में एकदम सेम प्रश्न रिपीट किया है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे आराम से। देखिए प्रश्न क्या बोला है ना कि परमाणु के जो द्रव्यमान संख्या होता है वह क्या होता है। देखिए आप लोग देखे होंगे कि जो परमाणु का जो द्रव्यमान संख्या होता है ना वह हमेशा परमाणु संख्या से अधिक होता है। ये तो बात सब लोग जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसा भी कंडीशन होता है ना जिसमें परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या बराबर हो जाता है जी। देखिए जी ना, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1, द्रव्यमान संख्या 1, तो इसमें क्या हो गया, परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या यहाँ पे इक्वल हो गया, लेकिन हमेशा जो द्रव्यमान संख्या होता है वह परमाणु संख्या से अधिक होता है। तो देखिए यहाँ पे तो दो केस यहाँ पे आ गया, यहाँ पे तो दो केस में मेरे बंधु यहाँ पे आ गया जी ना। दो केस यहाँ पे क्या आ गया कि सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होता है और कभी उसके बराबर होता है। तो यहाँ से उत्तर क्या जाने वाला है, उत्तर जाने वाला है ऑप्शन डी यहाँ पर कि परमाणु की जो द्रव्यमान संख्या होता है सदा उसके मतलब परमाणु के परमाणु क्रमांक से अधिक या उसके बराबर होता है। तो इसका राइट उत्तर यहाँ पे ऑप्शन डी यहाँ पे होगा। ओके, आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न क्या है, 16 नंबर। देखिए प्रश्न बोला है ना, आरंभ में स्थिर एक गोला फटकर समान द्रव्यमान के दो टुकड़ों में विभाजित हो जाता है तो तब दोनों टुकड़े मतलब क्या होंगे, स्थित होंगे, भिन्न भिन्न वेग से भिन्न भिन्न दिशाओं में चलेंगे, समान वेग से विपरीत दिशा में चलेंगे, समान वेग से समान दिशा में चलेंगे। देखिए दोस्त, ये जो प्रश्न है ना, यह प्रश्न बच्चा वाला प्रश्न है। कॉमन सेंस से आप इसको सोचेंगे ना तो इस प्रश्न का उत्तर आप मार देंगे यहाँ पे धाई दे। देखिए प्रश्न क्या बोला है, कोई गोला है स्थिर है। अब देखिए गोला क्या हुआ ना, समान द्रव्यमान में यह दो भागों में टूट गया। जब ये दो भागों में टूटता है ना तो कॉमन सेंस का बात यहाँ पे है कि यह जो दोनों जो मतलब जो भाग होता है यह समान वेग से विपरीत दिशा में, यह भगवा इधर और यह भगवा इधर, मतलब डगरने लगता है। इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे इमेज कर रहे होंगे। जब ये टूटेगा तो इस भाग का इस ओर और इस भाग का इस मतलब ओर यहाँ पे डगरने लगता है। तो इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि जब भी समान द्रव्यमान के दो टुकड़ा विभाजित होता है किसी गोला से तो वह दोनों जो टुकड़े होते हैं ना समान वेग से विपरीत दिशा में चलने लगते हैं। तो इसका उत्तर यहाँ पे क्या होने वाला है, तो इसका उत्तर यहाँ पे होने वाला है ऑप्शन सी, यानी कि समान वेग से विपरीत दिशा में चलेंगे। ओके, आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 17। देखिए ये भी एक प्रकार का न्यूमेरिकल है और ये भी जो न्यूमेरिकल है ना आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम में भर के यहाँ पे पूछा हुआ है एकदम सेम डाटा के साथ। देखिए प्रश्न क्या बोला है, एक 500 केजी की भार का एक 50 मीटर वाले अर्ध व्यास का चक्रण 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से लगाती हैं तो उसका अभिकेंद्रीय बल होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या फाइंड करना है, अभिकेंद्रीय बल निकालना है। अब देखिए मेरे दोस्त, अभिकेंद्रीय बल निकालने का फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है F बराबर mv स्क्वायर होता, सॉरी mv स्क्वायर बटा में r होता है। बस इसी पे आपको यहाँ से पुटिंग करना है, बस आप पुटिंग कर ले। यहाँ से बच्चा वाला प्रश्न है तो F बराबर यहाँ से क्या होगा, देखिए m दिया गया है 500 और उसके बाद जो v दिया गया है इतना। अब देखिए 36 है ना, तो मैं 36, देखिए 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये 36 है किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसको मैं कन्वर्ट में कर दिया हूँ मीटर प्रति सेकंड में। तो इसको करने के लिए यहाँ पे गुना करना होगा 5/18 से। तो ये 18 से 36 गया दो भाग में और ये पानूनी के यहाँ पे 10 आ गया, यानी कि ये हो गया 10 मीटर प्रति सेकंड यहाँ पे हो गया। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट में यहाँ से पुटिंग कर सकता हूँ 10, ठीक है, और 10 का स्क्वायर और उसके बटा में रेडियस यहाँ पे दिया गया है 50। बस कर लो, ये 50 से 50 ये 500 गया तो यहाँ पे हमारा आएगा 10 आएगा। अब देखिए डायरेक्ट में यहाँ से मैं लिख सकता हूँ मेरे दोस्त यहाँ से। अब देखिए 100 का स्क्वायर कितना होता है,
सॉरी 10 का स्क्वायर यहाँ पे 100 होगा, और तो 100 में गुना 10 से, यानी कि ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा कितना, 1000 न्यूटन यहाँ से हमारा हो जाएगा। तो यही इस प्रश्न का यहाँ पे उत्तर मेरे दोस्त यहाँ पे होने वाला है। तो देखिए, जब भी आपको ना अभिकेंद्रीय बल का क्वेश्चन पूछे तो बस आपको यही फार्मूला याद रखना है कि F बराबर mv² बटा में r होता है। बस सबका डाटा यहाँ से पुटिंग कर लो और इसका उत्तर यहाँ से मार दो। तो इसका उत्तर यहाँ पे होने वाला है ऑप्शन ए, यानी कि 1000 न्यूटन। ओके दोस्त, आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न नंबर 18, ये भी अच्छा प्रश्न है। देखिए ये भी एक न्यूमेरिकल है इलेक्ट्रिक चैप्टर का। देखिए प्रश्न क्या बोला है कि 1 ओम और 2 ओम और 3 ओम और 4 ओम प्रतिरोध की 4 कुंडलियाँ श्रेणीबद्ध होकर 12 वोल्ट की बैटरी से श्रेणी में जुड़ी हैं, तो दूसरी कुंडली के छोरों के बीच विभवांतर हैं। यानी कि हमें दूसरी कुंडली यानी कि 2 ओम वाली जो कुंडली है ना, उसका विभवांतर हमें यहाँ से फाइंड करना है। तो देखिए दोस्त, ये भी अच्छा प्रश्न है। तो इसको हल करने के लिए आपको मैं सीधे लेके चलता हूँ कॉपी पर। देखिए दोस्त, तो सबसे पहले मैं यहाँ से इमेज में बना लिया हूँ 1 ओम और 2 ओम और 3 ओम और ये 4 ओम। और देखिए चारों जो है ना प्रतिरोध को मैं श्रेणी क्रम में मैं यहाँ से जोड़ लिया हूँ। अब देखिए जोड़ने के बाद ना जो कुल यहाँ पे जो प्रतिरोध जो यहाँ पे आया है, देखिए श्रेणी क्रम में जोड़ने का फार्मूला क्या होता है, बस सिंपल सा यहाँ पे जोड़ दो सबको, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 यहाँ पे। तो देखिए जोड़ दिया मैं यहाँ से, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, तो ये हो गया है 10, यानी कि कुल प्रतिरोध जो यहाँ पे आ गया है 10 ओम आ गया है। अब देखिए इसको मैं क्या कर रहा हूँ ना, 12 वोल्ट के जो बैटरी है उससे मैं यहाँ पे जोड़ रहा हूँ। अब देखिए तो 12 वोल्ट के बैटरी से जोड़ने के बाद अब देखिए हमें यहाँ से फाइंड करना है कि जो इलेक्ट्रिक जो करेंट है यानी कि जो विद्युत धारा है वह कितना यहाँ पे प्रवाहित यहाँ पे होगी। तो अब देखिए मैं यहाँ से I का मान मैं यहाँ से फाइंड कर लिया, तो I बराबर V बटा में R होता है। तो V का मान यहाँ से 12 हो गया और R का मान 10 हो गया, यानी कि इसमें क्या होगा कि 1.2 एम्पियर का धारा यहाँ पे ये प्रवाहित यहाँ पे होगा। अब देखिए इसके बाद हमसे क्या पूछ रहा है ना कि दूसरी कुंडली यानी कि 2 ओम की जो जुक्ति है, जो मतलब कुंडली है, उसका विभवांतर क्या होगा। तो देखिए विभवांतर का जो फार्मूला होता है I इंटू R होता है। तो देखिए I का मान यहाँ पे दिया गया है 1.2 दिया गया है और R का मान यहाँ पे 2 दिया गया है, बस यहाँ से गुणा कर लो तो ये आ गया 2.4 वोल्ट। तो दोस्त इस प्रकार से यहाँ से स्पष्ट हो गया कि दूसरी कुंडली में जो विभवांतर होगा वह 2.4 वोल्ट होगा। तो देखिए जब भी ऐसा न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलता है ना, तो बस आपको इसी प्रकार से हल करना है। अब देखिए आपसे मैं क्वेश्चन यहाँ से मैं पूछ देता हूँ, आप यहाँ से जान लेंगे कि जब प्रतिरोध को ना जब समांतर श्रेणी में जब जोड़ना होता है तो उसके लिए टोटल जो प्रतिरोध का जो फार्मूला होता है 1 बटा में R1 1 बटा में R2 ऐसे यहाँ पे फार्मूला होता है। ठीक है, तो आपको ये भी पॉइंट यहाँ से ध्यान रखना है। ओके, तो देखिए इस प्रश्न का जो यहाँ पे उत्तर होने वाला है, तो भाई इसका यहाँ पे उत्तर क्या होगा, 2.4 होगा, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु है, मतलब कौन सी एक अधातु है। तो ये बच्चा वाला प्रश्न है, बच्चा इस प्रश्न का उत्तर जानता है। इसमें से क्या होगा, तो नाइट्रोजन यहाँ पे होगा डी। ठीक है, आते हैं अगला प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न क्या है, 20 नंबर, बहुत अच्छा प्रश्न है। गर्भाशय में मानव जो भ्रूण होता है किस द्रव में तैरता है। अब देखिए दोस्त इसको आपको ध्यान रखना है, इसको एकदम आपको याद कर लेना है कि गर्भाशय में ना जो शिशु जो होते हैं, जो भ्रूण जो होता है वह एक लिक्विड में तैरता है और यह लिक्विड क्या करता है ना कि उस शिशु को चारों ओर से एकदम बंधे रखता है और यही जो लिक्विड होता है उस शिशु के लिए तापमान को कंट्रोल करता है और एलर्जी से भी बचाता है, मतलब शिशु को किसी भी प्रकार का एलर्जी ना हो और तापमान को कंट्रोल करने का यह लिक्विड काम करता है। अब देखिए इस लिक्विड को क्या कहा जाता है, तो इस लिक्विड का जो नाम है ना एमनियोटिक द्रव होता है। इस लिक्विड का नाम क्या है, तो एमनियोटिक लिक्विड के नाम से इसको हम जानते हैं। तो इसका उत्तर यहाँ पे क्या होने वाला है, तो इसका उत्तर होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, यानी कि एमनियोटिक द्रव।
ठीक है। अब देखिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ पे 21 नंबर है। देखिए 21 नंबर प्रश्न को आपको याद ही करना होगा, इसके लिए कोई फंदा नहीं है। देखिए प्रश्न क्या है, मॉर्फिन निकाला जाता है, यानी कि मॉर्फिन जो होता है मतलब किस पौधे से निकाला जाता है। तो देखिए इसका यहाँ पे उत्तर होने वाला है ऑप्शन बी, पाइपेवर सोमनीफेरम से निकाला जाता है। तो इसका उत्तर यहाँ पे होगा, यहाँ पे बी होगा। ओके, आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न क्या है, 22 नंबर। देखिए बोला है पौधों में पितरी अस्थ अंकुरन का अभिप्राय है। अब देखिए दोस्त, पौधों में प्रश्न बोला है कि पौधों में पितरी अस्थ अंकुरन का अभिप्राय है। देखिए ऑप्शन ए दिया है कि निषेचित बीज में को भूमि में दबाने के पश्चात फल का परिवर्धन। ऑप्शन बी दिया है तने में बनी खोलरों में संग्रहित मिट्टी में बीजों का अंकुरन। अब देखिए ऑप्शन सी दिया है जनक वृक्ष पर लगे हुए फलों के भीतर बीजों का अंकुरन। अब देखिए यहाँ पे डी दिया गया है अनेक बीजों का संगठन। देखिए यदि आपको ना हल्का सा मतलब पौधों के बारे में आपको हल्का से यहाँ पे नॉलेज होना, तो आप इस प्रश्न को उत्तर यहाँ से मार सकते हैं। देखिए पौधों में क्या होता है ना कि पितरी अस्थ जो अंकुरन होता है, यह क्या होता है कि जनक वृक्ष पर लगे हुए फलों के भीतर का जो बीजों का जो अंकुरन होता है ना, उसे ही कहा जाता है पितरी अस्थ अंकुरन के नाम से जाना जाता है। आपको ध्यान रखना है कि जनक वृक्ष पर लगे हुए फल के भीतर बीजों का जो अंकुरन होता है उसी को कहा जाता है पितरी अस्थ अंकुरन के नाम से जाना जाता है मेरे दोस्त। ओके, आता हूँ अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे 23 नंबर। अब देखिए प्रश्न क्या बोला है 23 नंबर कि पान की लता में बनने वाली जड़ को कौन सी होती है। अब देखिए ये भी प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है ना, आपसे बहुत सारे ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि मतलब कि इसके जड़ को किस नाम से जानते हैं, उसके जड़ को किस नाम से जानते हैं। तो देखिए उसी प्रश्न में से यहाँ से प्रश्न पूछा गया है कि पान की लता में जो जड़ होती है ना, उसको मतलब किस नाम से जानते हैं। तो देखिए इसका यहाँ पे उत्तर होने वाला है आरोही जड़, यानी कि पान की लता में जो जड़ होती है उसको आरोही जड़ के नाम से हम लोग जानते हैं, यानी कि वह आरोही जड़ के प्रकार का वह जड़ होती है। ठीक है, तो बस आपको यहाँ पे ध्यान रखना है इस प्रश्न के लिए। देखिए आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न क्या है 24 नंबर, विषाणु में क्या होता है। देखिए ये प्रश्न तो बच्चा जानता है कि जो वायरस होता है, वायरस में न्यूक्लिक एसिड और यहाँ पे प्रोटीन होता है। तो बस आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो वायरस होता है, वायरस में न्यूक्लिक एसिड और यहाँ से प्रोटीन होता है। ओके दोस्त, आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न क्या है 25 नंबर, एंटोनियो मेउसी डैश के आविष्कार से संबंधित हैं। अब देखिए ये भी प्रश्न तो बच्चा जानता है कि जो एंटोनियो मेउसी जो हैं वह किसका आविष्कार किए थे। तो मेरे दोस्त ये जो आविष्कार किए थे, यह आविष्कार किए थे टेलीफोन का। तो आपको ध्यान रखना है। तो इसका उत्तर यहाँ पे होने वाला है ऑप्शन ए, यानी कि टेलीफोन। तो दोस्त देखिए इस प्रकार से हम लोग इस सेट के टोटल 25 प्रश्न पूरे विस्तार से एक्सप्लेन करते हुए मैं यहाँ से करा दिया हूँ। और आपको किसी भी प्रश्न में मेरे दोस्त परेशानी हुआ है या आपको समझ में नहीं आया हो, तो आप हमसे टेलीग्राम कर या नीचे आप कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सेट नंबर 8 में। और जो भी हमारे दोस्त अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। और आपको यह सेशन कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके भी बताएं। और दोस्त इस वीडियो को लाइक एकदम कर दीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार मेरे बंधु।